चलिए शुरू करेंगे 39 नंबर चैप्टर। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हम लोग 38 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और लगभग ज्यादातर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्टर, जो मेन सेक्टर था, वो सब तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार से आएगा, स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, या फिर सर्व दल सम्मेलन ने 1946 में? तो किसने सबसे पहले दिया था? स्वराज तो पार्टी। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर, ठीक है, बी क्यों लिया भाई? ठीक है, वैसे स्वराज पार्टी ने तो दिया था, लेकिन इसका ले रहा कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। तो कांग्रेस ने सन 1936 में दिया था, लेकिन स्वराज पार्टी ने बहुत पहले ही मांग कर दी थी। ठीक है, 1934 में ही मांग कर दी थी। तो इसका यही होना चाहिए। उसे सोल्यूशन देखता हूँ क्या है। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा जो जो कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है, संविधान का निर्माण करने हेतु, ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की। तो 1924 में ली थी। ठीक है, इसीलिए आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक दिया हो, इसलिए इसको गलत माना है। ठीक है, 1936 में फैजपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, एक प्रस्ताव पारित किया जो इस प्रकार से था। ठीक है, क्या प्रस्ताव था? तो कांग्रेस भारत में एक ऐसे वास्तविक जनतांत्रिक राज्य की समर्थक है जहां राजनीतिक शक्ति समझ जनता को हस्तांतरित कर दी हो और सरकार उसके अधीन हो। ठीक है, ऐसा राज्य केवल ऐसी संविधान के द्वारा ही अस्तित्व में लाया जा सकता है जिसे वेस्ट मताधिकार के द्वारा चुना जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कांग्रेस के कहना था, भारत का संविधान जो बनेगा वेस्ट मताधिकार के आधार पर बनेगा, जिससे समस्त देश के लिए संविधान बनाने की अनुमति हो। ठीक है, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार, मतलब संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में रखा गया था? ठीक है, हालांकि आप देखोगे तो यहाँ पे स्वराज पार्टी ने 1924 में ही इसकी डिमांड की थी। हालांकि कांग्रेस ने सबसे पहले 1936 में, जो कि कौन सा अधिवेशन था? 1936 में कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर। फैजपुर। फैजपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो गांव में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो नेहरू जी ने कहा था भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा और वेस्ट मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया था। ध्यान में रखेंगे तो क्रिप्स प्रस्ताव में सबसे पहली बार संविधान सभा की बातें रखी गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे चलते देखेंगे कौन सा प्रश्न है, तो वो भी जरा हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, ठीक है, इनमें से किसने अपने सहयोगों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है, ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहती है। ठीक है, ये सोमनाथ लहरी ने। इनमें से किसने अपने सहयोगों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है, ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते थे? तो किसका स्टेटमेंट है? सोमनाथ लहरी का स्टेटमेंट है। ठीक है, सोमनाथ लहरी भारतीय राजनेता तथा बंगाल में संविधान सभा के सदस्य थे। ये बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संविधान सभा में इन्होंने अपने सहयोगियों को सचेत किया था कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है जैसा ब्रिटिश भारत में रहते हुए देखना चाहते थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष की बात करें, किसे निर्वाचित किया गया, तो क्या बताओगे? तो राजेंद्र बाबू का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको यार, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने गए थे, तो क्या बताएंगे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के। ठीक है, दोनों के दोनों बिहार से आते थे। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे, वो भी बिहार से थे। राजेंद्र बाबू भी बिहार से थे। ठीक है, तो अविभाजित भारत की गठित संविधान सभा का गठन कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार सम्मिलित हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। संविधान सभा में भाग लेने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, संविधान सभा में भाग लेने के आमंत्रण पत्र लॉर्ड बेबल के द्वारा जारी किए गए। संविधान सभा के सदस्य कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत में स्थित विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे।
रियासतों के शासकों ने अपने प्रतिनिधि को नाम निर्दिष्ट किए, जो सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसको किसने प्रस्तुत किया? बिल्कुल, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो पहली बैठक 9 तारीख को, फिर 11 तारीख को और 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, वही हमारा क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई थी। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर आधारित थी, जिसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? तो क्या बताएंगे? जेल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को जेएल नेहरू ने। बहुत सुंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति के सदस्य नहीं था? ठीक है, तो भारतीय संविधान के संविदा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति के कौन सदस्य नहीं थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, ठीक है, एस एन मुखर्जी नहीं थे। ठीक है, देखेंगे भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या संविदा समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, अध्यक्ष कौन थे? उसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। उनके अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, टोटल सदस्यों की संख्या की बात की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने थे? 7 थे। ठीक है, अध्यक्ष को लेके 7 थे। उनमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करेंगे, एन माधव राव के थे, के एम मुंशी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, टीटी कृष्णाचारी थे, सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला थे, एस एन मुखर्जी समिति के सदस्य नहीं थे। लेकिन क्या होता है, बाद में बीएल मित्र के स्थान पर उनका तबियत खराब हो गया था, तो एन माधव राव को चुना गया था। बीएल मित्र के स्थान पर किसे? एन माधव राव। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। याद आएगा, बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव, डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। याद रखिएगा, डीपी खेतान की जगह पे कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, और बीएल मित्र के स्थान पे एन माधव राव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? पांडुलेखन का मतलब मनुस्क्रिप्ट होता है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर ही मतलब क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे से संबंधित कौन सा कथन सही है? सीधी कार्रवाई दिवस की अध्यक्षता हसन सुहरावर्दी ने की। सीधी कार्रवाई दिवस दिल्ली में हुई। सीधी कार्रवाई दिवस बिहार दंगों में परिमानित हुआ। ठीक है, सीधी कार्रवाई का कांग्रेस दल ने अनुमोदन किया। ठीक है, बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीधी कार्रवाई दिवस की बात करेंगे, बिहार दंगों में परिणामित हुआ था, मतलब कि इसे डायरेक्ट एक्शन डे लीड टू बिहार राइट, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे के बाद बिहार में मतलब क्या होता है? दंगा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भारत के शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण तथा संविधान निर्माण के संबंध में गठित कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। तो भाई साहब, पाकिस्तान तो नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है, और 12 अगस्त 1946 को वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रित किया गया। ठीक है, 12 अगस्त को। हालांकि अंतिम सरकार कब बनती है? किस तारीख को बनती है अंतिम सरकार? 2 सितंबर सर, 2 सितंबर को अंतिम सरकार बनती है। ठीक है, आमंत्रण 12 अगस्त को दिया गया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की धमकी दी और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे सबसे पहले शुरू हुए। कोलकाता में मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसके जो प्रधानमंत्री थे सुहरावर्दी थे। कौन थे? सुहरावर्दी थे। इसलिए जो मुस्लिम लोग जो थे उनको वहां पे थोड़ा सा, मतलब प्रधानमंत्री की बात करें, सुहरावर्दी थे, तो वहां पे थोड़ा और भी अधिक दंगा मतलब होने लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग के थे, तो मुस्लिम लीग वालों ने वहां पे जमकर दंगा किया। ठीक है, मुंबई, पूर्वी बंगाल के नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत, गढ़मुक्तेश्वर तथा मार्च 1947 तक सारे पंजाब को अपने लपेटे में ले लिया। कलकत्ता के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी इन दंगों को भड़काने का कार्य किया तथा सीधी कार्रवाई के दिन छुट्टी घोषित कर दी। उस वक्त बंगाल के मुस्लिम लीग की सरकार थी। इन दंगों को रोकने के लिए महात्मा गांधी नोआखली चले गए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो कांग्रेस ने अनुमोदन नहीं किया था, इंडोर्स नहीं किया था। ध्यान रखेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस की अध्यक्षता सोहरावर्दी ने की थी, ऐसा कुछ नहीं था। किसके नेतृत्व में सीधी कार्रवाई दिवस हुआ था?
जिन्ना के नेतृत्व में, ठीक है। किसके नेतृत्व में? जिन्ना के नेतृत्व में। सीधी कार्रवाई दिवस दिल्ली में नहीं, कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन डे का चुना? कौन सी तिथि चुना? तो 16 अगस्त, 16 अगस्त 1946। अब चलिए इटली की घोषणा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को, ठीक है, भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो 30 जून 1948 को, ठीक है। 30 जून 1948 की तारीख चुनी गई थी। गाना के सामने कौन बैठे हुए रेडियो चला के? हाँ, मना करता हूं ना, बात नहीं समझ में आती है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने का और भारत छोड़कर चले जाएंगे। तारीख रखी थी, ठीक है, जून 1948। ये घोषणा की गई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स वहां का ब्रिटेन का जो निचला सदन जो था, कांग्रेस टाइप, हमारे यहाँ मतलब लोकसभा समझ लीजिए। 20 फरवरी को घोषणा की गई थी। इटली ने बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिसने 24 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू की। ठीक है, कब आई थी? 24 मार्च को इन्होंने क्या समझा था? तो इन्होंने कैबिनेट मिशन आई थी 24 मार्च 1946 को। अब माउंटबेटन एज ए वायसराय भारत कब आए थे? तो 24 मार्च 1947 को। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ठीक है, ध्यान में, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ठीक है, कब की थी? तो फरवरी 1947 में की थी। कब की थी? तो फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, जून 1948 तक भारत छोड़ने की क्या की थी? घोषणा की थी। इसे आप याद रखेंगे। किसने कहा था डोडो की भौतिक साम्राज्यवाद दिव्यगंत हो चुका है? ठीक है, डोडो की भौती, ठीक है, साम्राज्यवाद दिव्यगंत हो चुका था। किसने कहा था? ध्यान रखें, क्लेमेंट एटली ने कहा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब ब्रिटेन में संसद का चुनावी दौर शुरू हुआ तो लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने साम्राज्यवाद के विरोधी नीति अपनाते हुए अपनी लेबर पार्टी को भारी बहुमत दिलाया। ठीक है, मतलब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? चर्चिल के खिलाफ लड़ रहे थे। तो चर्चिल क्या था? बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। इन्होंने मुख्य रूप से, ठीक है, आप देखोगे तो इन्होंने मुख्य रूप से लड़ा साम्राज्यवाद के खिलाफ ही लड़ा। और जब ये भाषण वगैरह जब देते थे, या फिर इन्होंने जब अपना वो किया, क्या बोलते उसको, जब इन्होंने घोषणा पत्र जब किया, तो उसमें उन्होंने साम्राज्यवाद का बहुत अधिक निंदा किया। और इन्होंने ये भी कहा कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सारे साम्राज्यवाद से, ठीक है, सबको मुक्ति दे दूंगा। ठीक है, तो भारत भी चाहती थी, मतलब चर्चिल न जीते, लेबर पार्टी का इटली जीतला। इटली अगर जीतता तो भारत की आजादी जल्दी मिलती, और हुआ वही भी। अगर चर्चिल अगर जीता रहता तो हो सकता है भारत की आजादी में मिलती भी नहीं। उन्होंने अपने संसदीय भाषण में कहा, डोडो की भौतिक साम्राज्यवाद दिवगंत हो चुका है। चुनाव के पूर्व लेबर पार्टी के सम्मेलन में एक अन्य नेता बेबिन ने कहा था कि यदि हम विजयी होते तो हम भारत मंत्री का कार्यालय बंद कर देंगे, इनका कार्य डोमिनियनों को दे देंगे। ठीक है, तो भारत मंत्री का कार्यालय होता, जो कि भारत सचिव बैठा था लंदन में, बहुत बड़ा ऑफिस था, वहीं से पूरा लीड होता था। तो उसको कार्यालयों के बंद देने की घोषणा किसने की थी? बेबिन ने की थी, जो कि इटली के पार्टी का एक प्रमुख नेता था। ठीक है, तो चर्चिल ने तो युद्ध तो जीता, द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल ब्रिटिश को तो जिता तो दिया, लेकिन वो चुनाव हार गया। ऐसा बहुत कम ही होता है जो नेता चुनाव जीते, जो नेता युद्ध जीते और चुनाव हार जाए। विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व के काल में पाकिस्तान पराजित होता और बांग्लादेश उठता। उसका इंदिरा गांधी चुनाव में आई तो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। ठीक है, लेकिन चर्चिल विश्व युद्ध जीतने के बाद भी चुनाव हार गया। महात्मा गांधी उस समय कहां थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो महात्मा गांधी उस समय कहां थे? नई दिल्ली में थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 1947 की बात है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों की सत्ता की घोषणा की थी। बोला था जून 1948 से पहले हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, उत्तरदायी सरकार वो लोग अपना बना ले। उस समय महात्मा गांधी की बात करेंगे तो नई दिल्ली में थे। ठीक है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू क्या नाम है, गांधी जी बड़ा नाराज थे, वो कहीं भी शामिल नहीं। पूरा देश जब स्वतंत्रता की, ठीक, अजीब अजीब हरकत हो रहा था। ठीक है, कुछ कहानी ऐसा भी जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। ठीक है, तो
मतलब सब इतने खुश थे, मतलब समझ में नहीं आया, लोग दिवाली जैसा मना रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी, क्योंकि वो उनका तो एक हिस्सा चला गया था, तो काफी मतलब नाराज थे, और वो कहीं भी किसी भी स्वतंत्रता दिवस के किसी अवसर में शामिल नहीं हुए। ठीक है, स्माइल माइक बंद करो। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुए अमानवीय हालात पे काफी क्षुब्ध थे। अमानवीय हालात क्या था? दंगा फसाद हो रहा था, जो भारत से आने वाले लोग जो थे, भारत आने वाले लोग थे, उनको मारा जा रहा था। एक एक ट्रेन आ रही थी, और ट्रेन में केवल लाश ही था, मतलब वहां से लोगों को मार के मारा जा रहा था, जो लौटने वाले हिंदू थे वहां से। और उसके प्रतिक्रिया में जब यहाँ से जब लोग जब वहां, पहले तो उधर से ही शुरू हुआ, वहां वहां अजीब अजीब तरीके हुए, बताऊंगा ना तो। आपने गदर फिल्म देखा होगा ना? गदर फिल्म कितने लोगों ने देखा है इसमें? गदर फिल्म का जो पहला सीन आप देखे होंगे, एक ट्रेन आती है, और ट्रेन पूरा लाश से भरी होती है, उसमें कोई होता ही नहीं, जिंदा कोई भी नहीं होता। वो एक्चुअली चीज है वो। पाकिस्तान में पूरे हिंदू बस्ती का, ठीक है, पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया था सप्ताह भर तक। ठीक है, जब ये बात जब नेहरू जी को पता चला तो रोने लगे। मतलब एक बस्ती का पूरा पानी का सप्लाई बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी। और जब वह पूरा अपना घर द्वार जब छोड़ के जब आना जब चाह रहे थे, तो उसको आने भी नहीं दिया जाता था। बलात्कार की घटना हो गई थी, बच्चों को मारा जा रहा था, इतनी स्थिति खराब थी। और उसके प्रतिक्रिया में भारत में भी लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया, जाहिर सी बात है रिएक्ट होगा ही। अभी भी लाहौर का कभी आप वीडियो देखोगे तो वहां पे पूरा शहर हिंदुओं के द्वारा बसाया हुआ था, और बड़े बड़े घर थे, काफी ढांढस लोग थे, सब मतलब जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन फिर भी वह बचकर वापस नहीं आ पाए। ठीक है, अभी विभाजन एक विभाजिका थी, विभिषिका थी, जो कि अभी भी सोच के अब देखोगे, उस समय की चीजों को फील करोगे तो आत्मा कांप आएगी, इतनी खतरनाक थी। इन सारी चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी कहीं भी मतलब स्वतंत्रता की क्या बोलते हैं, उनको खुशी में शामिल नहीं हुए। ठीक है, जब देश में स्वतंत्रता की बात चल रही थी, गांधी जी में नोहाकली बंगाल में महात्मा गांधी के साथ प्यारे लाल थे, जो कि उनका पर्सनल असिस्टेंट थे। ठीक है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो प्यारे लाल थे। ठीक है, प्यारे लाल थे। जब महात्मा गांधी आगा खान पैलेस में थे, उस समय महादेव देसाई थे, तो महादेव देसाई की मृत्यु आगा खान पैलेस में ही हो गई थी। ठीक है, तो प्यारे लाल और महादेव देसाई दोनों के दोनों उनके पर्सनल असिस्टेंट थे। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पे हो गया। आप चलते हम लोग पढ़ेंगे माउंट बेटन योजना एवं भारत विभाजन, चैप्टर नंबर 40। भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करते हुए। ठीक है, तो भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? जब कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, तब समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। सीआर फार्मूला की बात करें 1944 में है। बेबल योजना 45 में है। कैबिनेट मिशन बाद में 1946 में। सबसे पहले देखिए, ये सारे के सारी योजना आप देख रहे हो ना, ये सब भारत विभाजन को टालने के लिए किया गया था। सबसे पहले क्रिप्स मिशन में कोशिश किया गया, फिर सीआर फार्मूला में कोशिश किया गया, फिर बेबल योजना में कोशिश किया गया, फिर कैबिनेट मिशन में कोशिश किया गया, लेकिन भारत के विभाजन को टाला नहीं जा सका। कैबिनेट मिशन में अखिल भारतीय संघ का गठन का प्रस्ताव था। भारतीय द्वारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत चुनाव हुए। मुसलमानों के लिए आरक्षित 78 में से मुस्लिम ने 73 सीटें जीती, मतलब 73 आउट ऑफ 78। काफी बहुमत मिला था। ठीक है, काफी बढ़िया। ठीक है, 1937 वाले चुनाव में तो इनकी स्थिति बहुत खास्ता हो गई थी, लेकिन 1946 में जो चुनाव जो होता है, दो चुनाव हुए थे प्रांतीय चुनाव, 37 में 46 में, तो यहाँ पे 78 आउट ऑफ 73 सीट इन्होंने जीता। इसने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें किसी भी रूप में अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। मतलब कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान की मांग, अलग पाकिस्तान राज्य की मांग नहीं थी। मुस्लिम लीग ने इस निर्णय के साथ विभाजन से, ठीक है, बचने का अंतिम प्रयास जो था असफल हो गया। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। क्यों आए भारत? तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ, कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। ठीक है,
मतलब कोशिश होनी चाहिए कि भारत को मतलब क्या रखा जाए, यूनाइट रखा जाए। लेकिन माउंटबेटन भारत में आते सारे नेताओं से मिलते हैं, जब उनको लग जाता है नहीं भारत का विभाजन होकर ही रहेगा क्योंकि कोई तैयार नहीं हो रहा, तो फिर वो दोबारा ब्रिटेन जाते हैं। फिर वो माउंटबेटन लौट के फिर ब्रिटेन जाते हैं, फिर वहां से प्रमुख नेताओं से मिलने के बाद, इटली से मिलने के बाद फिर दोबारा आते, तब जाकर 3 जून प्लान लेकर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 3 जून प्लान कहते हैं, 3 जून प्लान, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, तब लेकर तब जाकर भारत पाकिस्तान की बंटवारा की जाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के बाद 1947 ईस्वी में लॉर्ड वेबल को वापस बुला लिया तथा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया तथा मार्च 1947 में उन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था नियुक्त किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी घोषणा कब थी? अभी जस्ट ना 3 जून प्लान कहते हैं ना इसको, 3 जून प्लान कहते हैं, 3 जून प्लान कहते हैं 1947। तो भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी। इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब पास किया गया? तो 4 जुलाई को पास किया गया, ठीक है। और 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को सहमति मिल गई, सम्राट का सिग्नेचर हो गया, तो 18 जुलाई को पास हो गया और भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली। पाकिस्तान और भारत दो नए अधिराज्य डोमिनियन बने 15 अगस्त 1947 को। भारतीयों के वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसको कौन सा प्लान कहते हैं? तो माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। कौन सी योजना, विच प्लान बिकम द बेसिस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस? तो कौन सा प्लान था? तो इसी को माउंटबेटन प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार क्या बनी? तो सत्ता हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर भी था और पार्टीशन ऑफ कंट्री भी था। तो दोनों था, कंट्री को पार्टीशन भी करना था, देश की विभाजन भी करना था, और साथ में पावर को भी क्या करना था? ट्रांसफर करना था, पावर को भी क्या करना था? सौंप देना था, ठीक है। तो ध्यान में इसको रखेंगे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान की उपज थी, ठीक है। बाल्कन प्लान क्या होता है? यूरोप में एक प्लान था, बाल्कन प्लान यूरोप के कॉन्सेप्ट है, बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे हिस्सा में मतलब क्या करना? तोड़ना, ठीक है। तो उपज था, किसके दिमाग का उपज था? बीपी मेमन, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना या फिर चर्चिल के, ठीक है। तो माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन की सफलता के बाद 24 मार्च को और 6 मई के बीच भारतीय नेताओं के साथ शास्त्राकार के तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का नाम दिया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण करने की बात थी, लेकिन नेहरू आदि नेताओं ने इस योजना को त्याग दिया था, ठीक है। According to which of one of the following plan reports the decision with regarded to the participation of Punjab and Bengal was to be taken on the basis of voting of the members of the respective legislative assemblies, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से किस योजना प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन से संबंधित निर्णय इन राज्यों की अपनी अपनी विधायी या फिर सभाओं के सदस्यों के मतदान के आधार पर लिया गया? तो कौन था? तो फिर से माउंटबेटन प्लान। देखेंगे, दो जगहों को बांटने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, एक पंजाब को तो दूसरा बंगाल को, क्योंकि दोनों पे हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या ठीक ठाक थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा बांटे कैसे। बाकी तो वैसे क्षेत्रों को पाकिस्तान के दे दिया गया जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका अधिक था। तीसरा पेज पर था कश्मीर को लेकर, वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका अधिक था, लेकिन वहां का शासक जो था हिंदू थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया। 3 जून 1947 को 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसको बाल्कन प्लान के नाम से जानते हैं, 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, डिकी बट योजना के नाम से जानते हैं, सारे के सारे इसी के नाम है। भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रस्तावों में बंगाल और पंजाब का विभाजन था, उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराना था। सिलहट जिला असम में पड़ता था, वहां की जनता ने निर्णय लेती सो भारत में जाना चाहती है कि वो पाकिस्तान में जाना चाहती है, ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून
1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों में लोक निर्णायक प्रस्तुति की? लोक निर्णायक में रेफरेंडम, रेफरेंडर का मतलब क्या था? जनमत संग्रह। तो कहां पे था? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, मतलब क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। जून 1947 में माउंटबेटन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार है कि इस योजना के तहत पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट में जनमत संग्रह का प्रावधान किया। कहां कहां? तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट में दो जगह पे जनमत क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंडम करवाना था। सिंध तथा बलूचिस्तान के मामले संबंध प्रांतीय विधानमंडल को सीधे निर्णय लेना था। सिंध और बलूचिस्तान को यह तय करना था तो भाई साहब कहां पे शामिल होगा। जाहिर से सिंध और बलूचिस्तान में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, मुस्लिम लीग का यहाँ पे बहुमत था, क्योंकि मान लीजिए आप, मान लो किसे आप विधानसभा को चुनने का ये अधिकार दोगे, क्या विधानसभा को चुनने का आप ये अधिकार देते हो? से आप तय करो से आपको पाकिस्तान में जाना है कि आपको भारत में रहना है, ठीक है। और सिंध और, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंध और यहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान में सरकार की बात करें, बलूचिस्तान में तो सरकार नहीं बनी थी, सिंध में सरकार बन गई थी। तो सिंध वाले में तो विधानसभा का चुनने का मौका देंगे, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार है, तो जाहिर सी बात पाकिस्तान में जाने की बात करेगा। तो जहां जहां पे मुस्लिम लीग की सरकार थी वहां के विधानमंडल ने सीधे सीधे बोला तो भाई साहब हमको पाकिस्तान में जाना है, ठीक है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया? ठीक है, तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, मतलब जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने देना जाना चाहिए, ऐसा उनका मांग था, ठीक है। माउंटबेटन ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की तथा प्रांतों के गवर्नरों की एक सभा बुलाई। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में नेहरू, पटेल माउंटबेटन से कई बार मिले। गांधी जी प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी ने सुझाव दिया कि अंतरिम सरकार को पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दिया जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं वर्किंग कमेटी के मान्य नहीं था। कांग्रेस के नेता बोले, जैसे नेहरू जी का कहना, ठीक है आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ठीक है बना दीजिए, लेकिन ये करने से क्या होगा, मुस्लिम लीग की तरफ से दंगा रुक जाएगा, मुसलमानों की तरफ से अब हिंदू भड़क जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि हिंदू कभी भी जिन्ना को एज ए प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ऐसी करकांदी कर दी थी, ठीक है। तो दंगा तब भी नहीं रुकेगा। और इनके बाद मतलब कहा, मतलब इनके बाद सरदार पटेल साहब ने कहा, देश में एक पाकिस्तान की जगह पे कई पाकिस्तान बनाने से अच्छा है से एक पाकिस्तान को बन जाने दो। तो माउंटबेटन का जो प्लान जो था उसको सबसे पहले पटेल साहब ने स्वीकार कर लिया से कई पाकिस्तान बनने से अच्छा से एक पाकिस्तान बन जाना चाहिए। हालांकि गांधी जी का प्लान था जिन्ना को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। नेहरू जी बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई वो नहीं है, लेकिन क्या आपके इस स्टेप से क्या दंगे रुक जाएंगे? दंगे फिर भी होंगे, ठीक है। और बाकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात, वो भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। जिन्ना को प्रधानमंत्री भी नहीं बनना था, ठीक है, उसको चाहिए था अलग पाकिस्तानी, चाहिए इस बात में भी तैयार नहीं हुआ कि हमें सरकार बनाने की अनुमति मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ये टू नेशन थ्योरी, ठीक है, इट बिलीव्ड इन टू नेशन थ्योरी, मतलब वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को तो नहीं मानती थी, लेकिन मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, स्वीकार तो करना ही पड़ा, क्योंकि दे हैव नो एनी ऑप्शंस, ठीक है। कुआं और खाई दोनों में गिरना था, तो कुआं में गिरने का ही कोशिश कर, चलो बचने का थोड़ा तो चांस रहेगा, खाई में गिरने के बाद तो कोई बचने का चांस नहीं होगा, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें भारत और भारत संघ और पाकिस्तान को बांटने का प्रावधान था। देश में सांप्रदायिक गतिविधियों से तंग आकर कांग्रेस के नेता मजबूर होकर इस योजना को मानने पर बाध्य हो गए, लेकिन इससे यह तात्पर्य यह नहीं लगाना चाहिए कि कांग्रेस दो राष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे चलते आगे देखेंगे, आगे कौन सा है तो उसको भी जरा हम देखेंगे। क्लास का लिंक भेज दीजिए, क्लास हो रहा है तो इसमें लिंक नहीं भेजा जाता है। कोई आदमी मैसेज कर दे मैं क्लास ले रहा हूँ, उसे लिंक नहीं होता, ऊपर में ज्वाइन का ऑप्शन हो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
कर दीजिए कोई आर्मी टैक्स। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो देखेंगे नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो अबुल कलाम आजाद। सबसे बाद में इन्होंने विभाजन को माना था, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ये बहुत ही टूट चुके थे, क्योंकि जिन्ना की बातों को लेकर, विभाजन की बातों को नेहरू जी तैयार हो चुके, सरदार पटेल साहब तैयार हो चुके, बाद में गांधी जी भी मान गए, फिर भी अबुल कलाम आजाद जी जो थे नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आजाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। विभाजन के प्रस्ताव को 14 जून 1947 को कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया, जो कि उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस के प्रधानमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री कह लीजिए, उन्होंने प्रस्तुत किया। इस बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी कहते थे, फ्रंटियर गांधी कहते थे, वो भी विभाजन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ की जब उनको उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो था, जहां से आते थे नेता, तो उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, तो गांधी जी को उन्होंने कहा तो मुझे आपने भेड़ियों के सामने झोंक दिया। ठीक है, बिल्कुल भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, सब वो हिस्सा भारत के साथ रहे। ठीक है, जब नेहरू ने कहा भाई साहब नॉर्थ NWF की बात करें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करेंगे, NWPF, ठीक है, तो भारत से तो सीमा उसका लगता नहीं, प्रशासन कैसे चलेगा? तो इन्होंने बोला तो उसी हिसाब से प्रशासन चलेगा, जैसे बांग्लादेश का प्रशासन व ईस्ट बंगाल का प्रशासन मतलब पाकिस्तान से चलेगा, क्योंकि ईस्ट बंगाल की भी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती थी। ठीक है, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया? ठीक है, हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था, ब्लैक डे मनाया था। ठीक है, ध्यान में रखना। हिंदू महासभा ने हमेशा भारत की अखंडता का समर्थन किया। उसने माउंटबेटन योजना का, जिसमें भारत के विभाजन की बात कही गई थी, की घोर आलोचना की। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें अबुल कलाम आजाद साहब शामिल थे। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पटेल ने आंसर लिया है। अच्छा, ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी और पटेल जी ने इनका किया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद अंत तक विभाजन के विरुद्ध थे, मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे विभाजन हो। ठीक है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो माउंटबेटन ने विभाजन काउंसिल की क्या की थी? तो अध्यक्षता की थी, ध्यान में आपको रखना है। आप चलेंगे और प्रश्न क्या, वो भी जरा देखते हैं। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई, क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पे, ठीक है, क्या था, तो सांप्रदायिक दंगे से बचना चाहते थे। ठीक है, किसी भी तरह दंगा को क्या किया जाए, रोका जाए। ठीक है, इसीलिए मतलब कांग्रेस ने 3 जून प्लान को स्वीकार कर लिया। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू को 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। ठीक है, वही डॉक्टर किचलू है, वही वो है जिन्होंने 1919 में जालियांवाला हत्याकांड से पहले इन्हीं को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जिसमें भारत की स्वतंत्रता हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और JB कृपलानी साहब हो जाएंगे। कौन? JB कृपलानी थे, उनसे पहले अबुल कलाम आजाद थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने त्याग पत्र के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, अबुल कलाम आजाद
1940 से 1946 ईस्वी तक सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर 1936 में बने एवं 1937 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखें जेबी कृपलानी साहब थे। अब तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास होता है। ठीक है, विभाजन सब कुछ हो गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? तो 18 जुलाई को राजकीय स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय अर्थात क्राउन की स्वीकृति, मतलब राजा की स्वीकृति की बात करें। 18 उस समय कौन था? राजा था कि रानी था? 1947 में रानी थी कि राजा था? रानी ही थी। ठीक है। तो क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत छोड़ो की योजना 20 फरवरी 1947 को किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। द एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 कैम इन इफेक्ट एज ऑन, कब मतलब ये प्रभाव में आया? तो 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये इफेक्टिव हो जाता है, प्रभाव में आ जाता है। रेड क्लिफ समिति, ठीक है, की नियुक्ति की गई थी। क्यों की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, डिमार्केटेड द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को निर्धारित करने के लिए इनको रेड क्लिफ बनाई गई थी। रेड क्लिफ क्या था? पेशे से मैंने बताया था ना, क्या था पेशे से? वकील था। क्या था ये? वकील था। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा वकील नहीं था, साधारण वकील था। लेकिन भारत विभाजन करके जब ये जाता है ना, तो अटॉर्नी जनरल बन जाता है। काफी इसका ख्यात, काफी इसका गुडविल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया था। ये भारत कभी आया भी नहीं था। भारत का बात छोड़िए, पूरब की तरफ भी कभी नहीं आया था। ठीक है, ईस्ट की तरफ भी नहीं आया था। ठीक है, तो माउंटबेटन से पूछा गया सर तुम ऐसे लोगों को तुमने भारत को विभाजन के लिए तुम दे दिए जो कि भारत के बारे में कुछ जानता ही नहीं। तब बोला उसने, माउंटबेटन साहब ने कहा मैंने इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुना है ताकि न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट रह सके। ठीक है, न्यूट्रल रह चुके, किसी को फेवर ना करे। ठीक है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, और बिल्कुल विभाजन तो बहुत अजीब तरीके से किया, लेकिन विभाजन हो गई। ठीक है, अब भारत को बांटने वाले, देश का विभाजन करने वाले लोग जो थे, सबके सब क्या थे? वकील थे। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच पंजाब एवं बंगाल के सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 आयोग गठित किए। सर रेडक्लिफ को इन दोनों आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और 2 मुस्लिम लीग के थे। और दुर्भाग्य से रेडक्लिफ की बात करें तो वो तो वकील था। ये 4 गो सदस्य जो चुने गए थे, 2 पाकिस्तान की तरफ से या 2 कांग्रेस की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से, वो भी दोनों के दोनों क्या था? वो भी वकील ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों वो भी क्या था? वो भी वकील था। वर्किंग कमेटी को पंजाब एवं बंगाल के मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटते हुए सीमा का निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ महोदय द्वारा सुझाए गए सुझाव के आधार पर भारत एवं पाक की सीमा निर्धारित कर दी गई। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, हु वाज द हेड ऑफ द बाउंड्री कमीशन व्हिच डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? तो कौन थे? रेडक्लिफ थे। भारत पाकिस्तान का सीमा का नाम क्या है? तो रेडक्लिफ लाइन है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। इसका मसौदा बनाने में बी आर अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लिमेंट एटली ने व्यक्तित्व किया कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मैंने इसका आंसर कहीं पे बीपी मेमन देखा था। ठीक है, इसका उत्तर मैंने इसके बारे में बीपी मेमन पढ़ा था। मुझे इसका डाउट लग रहा है। ठीक है, इसका चेक कर लीजिएगा, बीपी मेमन मैंने इसका उत्तर देखा कई संविधान जगह सभा वाला है सर। है। निम्नलिखित में किसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बीपी मेमन ही होना चाहिए भारतीय इसका आंसर। स्वतंत्रता अधिनियम है। अच्छा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के विभाजन के उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ध्यान रखिए, कथन की बात एटली का है। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द अबव स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, किसका कथन है ये? तो एटली का कथन है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलते आगे देखेंगे, जब भारत को आजादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कितना बार पूछोगे भाई, कौन था? एटली था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? उसमें ब्रिटिश सम्राट था, उसमें जॉर्ज सस्टम था, ठीक है। और उसके बाद कौन बनी थी? एलिजाबेथ द्वितीय बनी थी, जो कि अभी कुछ दिन पहले मरी है, ठीक है, बहुत दिन जिंदा रह गई थी। हालांकि एलिजाबेथ सेकेंड की बात करेंगे, भारत की कभी महारानी नहीं रही थी, वो 1948 में बनी थी जब भारत आजाद हो गया था, अब मरी है अभी जाकर। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट की बात करेंगे, जॉर्ज सप्तम ब्रिटेन के राजा थे, ठीक है। जॉर्ज सप्तम 1936 से लेकर 1952 तक ब्रिटेन के महाराजा थे, सॉरी मैं गलत बता, 1952 में बनी थी वो। जॉर्ज सप्तम भारत के अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ के पहले प्रमुख रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके नेता कौन थे? क्लीमेंट इटली। 1952 में वही महारानी बनी थी, जिसका मृत्यु अभी तक अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो जॉर्ज सप्तम, उसके बाद महारानी, और उसके बाद प्रिंस, क्या नाम है, चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स द थर्ड। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके में निम्न में से एक पार्टी सत्ता में थी, कौन थी? तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। निम्नलिखित में से अभी भी किसकी सरकार बनी है? अभी इंग्लैंड में किसकी सरकार बनी? अभी लेबर पार्टी की सरकार फिर से बन गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक और ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था? ठीक है, तो हार्बर्ट सैमुअल ने, विलियम ग्लाचर ने, या फिर इन दोनों में? तो हार्बर्ट सैमुअल ने कहा था, ठीक है। हार्बर्ट सैमुअल ने अनुदारवादी दल का सदस्य था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और इस विधेयक को बिना एक युद्ध का शांति समझौता कहा था। आप देखेंगे राजवारों का विलय के प्रश्न, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा जिसको करवा दे रहा हूं। राज्य विभाग की स्थापना किसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो कौन थे? पटेल साहब, ठीक है। देश की स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों के भारत में विलय है तो 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन किया गया और सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सरदार पटेल ने छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया। इस कार्य में उन्हें हेल्प कौन कर रहे थे? तो द अनसंग वॉरियर बिपिन मेमन और साथ में लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के एकीकरण में इनका भी योगदान उतना ही है, ठीक है, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? वो कौन थे? तो सरदार पटेल, ठीक है। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किन 3 भारतीय राज्यों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था? ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। फिर इनकी दुर्गति क्या हुई? तो हैदराबाद में हम लोगों ने पुलिस भेजा, जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया, जनता को बोला कि जनता ने भारत में मिलने का पत्र रखा, और कश्मीर को क्या किया? तो इनको विलय पत्र पे साइन करवाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नरेश मंडल या फिर नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भारतीय राजाओं का एक अंतर परिषद संगठन थी, जिसका मुख्य कार्य रियासतों के संबंध में अंग्रेजों को सलाह देना था। इसकी स्थापना 1921 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान के द्वारा की गई थी, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना 1921 में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कालीन भारत के रियासतों को एक विधानमंडल रूपी मंच प्रदान करना था, ताकि ब्रिटिश संरक्षित रियासतों के शासक ब्रिटिश सरकार को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं पर बात कर सके। भारत की स्वतंत्रता के समय हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हैदराबाद रियासत यथावत समझौते का पक्षधर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अन्य राजवारों के साथ भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों ने शामिल होने पे विलंब कर दिया? तो भाई साहब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने शामिल होने पे क्या कर दिया? इन्हें। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत, ठीक है, स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? ठीक है, तो हैदराबाद की बात करेंगे, स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था, मतलब बोला था मैं कहीं भी नहीं मिल रहा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, ठीक है। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन पोलो की बात हैदराबाद द्वारा सैनिक कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई की गई, ठीक है। ऑपरेशन पोलो कब चला? तो 13 से लेकर 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन पोलो के द्वारा
एक दिन के अंदर में, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर में, ठीक है, भारतीय पुलिस, भारतीय सैनिक ने, ठीक है, क्या किया, तो हैदराबाद को राज्य भारतीय संघ में मिला लिया, ठीक है। अगर ऑपरेशन पोलो नहीं थे, कैटाकुलर भी बोलते, कहीं कहीं पे कैटाकुलर भी लिखा रहता, ऑपरेशन कैटाकुलर, ठीक है। ऑपरेशन पोलो का निम्नलिखित देशी राज्यों में से किस एक के भारतीय संघ में समावेश संबंधित है, तो कौन हो जाएगा, हैदराबाद। अब आते आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना, ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बना, ठीक है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया। इस परिस्थिति से घबराकर 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की। जब सैनिक सहायता की मांग की तो यहाँ पे माउंटबेटन साहब ने कहा मैं तो सैनिक नहीं भेज रहा है, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों का सैनिक किसके अधीन थे, गवर्नर के अधीन थे, ठीक है। दोनों जगह ब्रिटिश सैनिक ही थे। तो यहाँ पे बोला गया, नेहरू जी के बोला से देखो, उसको बोलो हरि सिंह को, हम तुमको सैनिक क्यों बन गए, तुम तो हमारा हिस्सा हो नहीं, पहले तुम हमारा हिस्सा बनो फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि अगर हम दूसरे राज्य में अगर हम सैनिक भेज रहे हैं तो नियम का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को लेकर कहा गया, ठीक है, इस बात को लेकर कहा गया है, देखो सबसे पहले आप मेरा अंग बन जाइए, मेरा हिस्सा बन जाइए, तो जब आप मेरा हिस्सा बन जाओगे तो समझेंगे पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत पे हमला होगा, उसके बाद हम अपना सैनिक भेजेंगे। तो साथ ही कश्मीर संघ में सम्मिलित होने की प्रार्थना की, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र, जिसको बोलते हैं विलय पत्र, पे क्या किया, उन्होंने साइन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर भारत संघ का क्या बन गया, अभिन्न अंग बन गया, ठीक है। 1948 में पाकिस्तान ने हमसे पहला लड़ाई किया, ठीक है, फिर 1965 में दूसरा लड़ाई किया, फिर 1971 में फिर एक लड़ाई किया, फिर 1984 में फिर एक लड़ाई किया, फिर 1999 में फिर एक लड़ाई किया, ठीक है। सारे चीज में कॉमन चीज क्या है, सारे में वो पराजित हो गया, ठीक है, सब में वो हार गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बोलोगे सर ये 48 वाला कौन था, तो यही कश्मीर पे जो हमला हुआ था, कबीलाई की हमला की बात करेंगे, 1948 में हुआ था। बोलोगे 84 वाला तो कभी सुना भी नहीं, तो 84 वाला आप लोग इसलिए नहीं सुनोगे कि एक सियाचिन है, ठीक है, सियाचिन, ठीक है। सियाचिन की बात करेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है, इस पे कभी पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था, ठीक है। सियाचिन पे किसका कब्जा था, पाकिस्तान का कब्जा था। तो सियाचिन पे क्या था ना, से मतलब एक तरफ पाकिस्तान का कब्जा था, एक तरफ भारत का कब्जा था, हमारा हिस्सा था सियाचिन, पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा था, ठीक है। तो जब बहुत अधिक ठंडा पड़ती थी ना, तो पाकिस्तानी आर्मी को पीछे जाना होता था, बर्फ जब अपने भारतीय आर्मी भी पीछे चल जाती थी, ठीक है, प्रत्येक साल की बात थी। तो बहुत अधिक जब ठंडा पड़ने लगा तो पाकिस्तानी आर्मी तो पीछे गया, ठीक है, हम लोग गए ही नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी पीछे गया, हम लोगों ने पूरा सियाचिन पे कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तानी जब दोबारा जब बर्फ जब ठीक हो गया, जब आती है देखती है, तो पता चलता है पूरा सियाचिन पे भारत का कब्जा है, ठीक है। ऑपरेशन भूल रहा हूं, ऑपरेशन का नाम क्या था सियाचिन वाला का, सियाचिन को भारत ने कब्जा, तो उसके ऑपरेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, 1984 की है, ठीक है। नाम भूल रहा हूँ ऑपरेशन का, ऑपरेशन विजय, नहीं ऑपरेशन विजय विजय था नहीं है, सर। नहीं सियाचिन में विजय नहीं है, ठीक है। तो विजय किस पे था? विजय गोवा वाला को जीतने के लिए ऑपरेशन विजय है, और कारगिल से ऑपरेशन विजय है, ठीक है। सियाचिन में कुछ और नाम है, ठीक है। तो एक 1984 में भी हुआ था, 5 बार लड़े थे, लेकिन ऑफिशियल 5 बार नहीं है, 3 ही बार, 65, 71, 99, ठीक है। हालांकि 99 में एयरफोर्स का यूज नहीं किया गया था, ठीक है। किस कारण 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास की एक प्रमुख तिथि है, क्योंकि इसी दिन मतलब महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को, ध्यान में रखना है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन कौन था, ठीक है, मैसूर, ठीक है, मैसूर के साथ कुछ इशू नहीं था। तो सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित मेघदूत। संगठन के बारे, हाँ ऑपरेशन मेघदूत, हाँ ऑपरेशन मेघदूत, ठीक, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अभी भी ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। अब भारतीय सैनिक हमेशा यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो सियाचिन। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर रियासत में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर जैसी रियासतों का आकार तो कई यूरोपीय देशों के बराबर था। रियासतों में एक सामान्य बात यह थी कि ये सभी अंग्रेज हुकूमत की प्रभुसत्ता को मानती थी। मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, नवाबनगर तथा काठियावाड़ और दक्कन की रियासतें में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। कांग्रेस 1920 के नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके रियासतों को रजाओं का तुरंत उत्तरदायी सरकार बनाने का गठन दिया था, कब, 1920 में, ठीक है।
साथ ही साथ कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति भी दी। कांग्रेस ने राजाओं ने विलय दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। सिर्फ हैदराबाद ने ही स्वतंत्र रहने की गंभीर प्रयत्न किया था, हालांकि इसको ये मौका मिलेगा नहीं। कितना क्वेश्चन है इसमें और लास्ट ही है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 43। ठीक है, त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वो कौन थे? उसका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, भारत की आजादी सुनिश्चित हो जाने के बाद हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर जैसी रियासतों के दीवान का महत्वाकांक्षी शासक पहले की भांति स्वेच्छाचारी बने रहने का सपना देख रहे थे। कौन कौन? हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर। वर्ष 1946-47 ईस्वी के मध्य जिन राजवाड़ों का विलय भारत में हुआ उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेमन को दिया जाता है। त्रावणकोर के स्वेच्छाचारी दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर के विरुद्ध कांग्रेस ने सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, बीपी मेमन सॉरी सरदार पटेल साहब के बहुत मतलब एक पुराना मतलब एक वो है कहानी है, जब कोई भी राजा या फिर उसका दीवान, ठीक है, कोई राजा जब नहीं, मुख्य तो पावर दीवान के हाथ में उस समय आ गया था, तो राजा के दीवान को बुलावा भेजते थे, उसको बोलो हमसे मिलने के लिए। और राजा का दीवान जब उनसे जब मिलने आते तो उनको लंच पे बुलाते थे। ठीक है, और लंच पे जब आता था साथ में खाना वगैरह खाते थे, उनको गार्डन में टहलाने के लिए जाते थे। वही आधा एक घंटा के अंदर उनका माइंड वॉश करके भारत के विलय पत्र पे साइन होने के लिए मना लेते थे। और जब कोई नहीं तैयार होता तो उनको बस इतना ही बोलते, ठीक है तो मत तैयार हो, लेकिन तुम्हारी जनता तो है, जनता तो भारत में शामिल होना चाहता है, जनता तो स्वतंत्र रहना चाहता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से मान जा रहे हो भारतीय संघ में शामिल होना तो ठीक है, और नहीं तो जनता जब विद्रोह करेगी तो फिर हो सकता है आपका परिवार भी सुरक्षित ना हो, आप भी सुरक्षित ना हो। और ऐसे कंडीशन में भाई हम कोई मदद करने वाले नहीं है। ठीक है, भारतीय संघ आपको कोई भी मदद नहीं करेगी। दीवान डर जाता था, हूबहू बात राजा को जाके रिपीट करता था, राजा भी डर जाता था, बोलता था भाई साहब जनता अगर विद्रोह कर देगी तो हम भी तो जेल में जाएंगे, कुछ होने वाला तो है नहीं, भारतीय संघ तो मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर भारतीय संघ की बातों को अगर मान लेते तो उसको पैसा, उसको क्या मिलेगा? वो राजा नहीं कहलाएगा, लेकिन उसको राजमहल उसको रहेगा ही मिलने के लिए। ठीक है, उसको जो उपाधि वगैरह, वो राजा की तरह रूल तो नहीं करेगा, लेकिन वो राजा कहलाएगा, उसकी पत्नी रानी कहलाएगी, उसके बच्चे राजकुमार कहेंगे। एक होता था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स में हर साल उसको एक मुश्त राशि दी जाएगी। बहुत सारे प्रीवी पर्स को पैसा दिया जाता था, राजा महाराजा को एक मुश्त राशि मिलती थी। ठीक है, हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार आई थिंक 1973 में, 1971 था, भूल रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, 1971 और 1973, सर 1971 में प्रीवी पर्स को क्या किया था? समाप्त कर दिया गया था। प्रीवी पर्स क्या होता था? एक मुश्त राजा राजवाड़ों को मिलने वाला पैसा था, जो कि भारतीय संघ में शामिल होने के समय भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था, हम आपको पैसा देंगे, आपको चिंता की बात नहीं, आपका महल नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो इनको धमकाते थे, बोलते देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये सारी सुविधा ले लो, या फिर तुम्हारी जनता तो भड़की हुई है और हम लोग भी भड़काएंगे, और फिर जनता अगर विद्रोह कर देगी तो न तो घर के रहोगे न तो घाट के रहोगे। डर जाता था, फिर भारतीय संघ में वो लोग शामिल हो जाते थे। स्वतंत्रता के बाद प्रीवी पर्स किसे संबंधित था? तो ये पूर्व राजा, जो फॉर्मर किंग्स जो थे, उनको दी जाने वाली एक मुश्त राशि थी, विशेष अधिकार था। ठीक है, बाद में 26वें संविधान संशोधन द्वारा राज परिवारों को प्राप्त होने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान आई थिंक 1971 ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हो गया? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। 74 दिन आंसर लिया हुआ है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1950 में नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे पे हल के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो सीमावर्ती, ये सीमा विवाद को लेकर था। नेहरू लियाकत समझौता की बात कर, अच्छा सीमा विवाद नहीं लिया है। 8 अप्रैल 1950 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल को लेकर, सॉरी अल्पसंख्यक की सुरक्षा को सवाल के लेकर उनको सुलझाने के लिए एक संधि हुई, जिसे नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं। कब हुआ था? 1950 में। हिंदू संप्रदाय क्या लिखा हुआ? संप्रदायवादियों द्वारा इस समझौते का स्वीकार कर दिया गया और बंगाल के दो कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने मंत्रिमंडल से विरोध स्वरूप त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि नेहरू कैबिनेट में शामिल हुए थे, या नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे। ठीक है, केसी नियोगी ने भी मंत्रिमंडल से विरोध स्वरूप त्याग पत्र दे दिया। हालांकि देश के अंदर यह समझौता बहुत आसानी से मान लिया गया, क्योंकि इसे सरदार पटेल का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। ठीक है, पहले अफसर जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, तो गवर्नर जनरल है। पहले अफसर पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति तो थे नहीं।
तो गवर्नर जनरल, नेहरू जी के कार्यकाल की बात करें 1947 से लेके, ठीक है, 1964 तक था, ठीक है। तब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी दिलाई थी। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ आप देखोगे और भी कुछ कारण है क्यों स्वतंत्रता मिली। साम्राज्यवाद का पतन हो गया, दो महान शक्ति रूस एवं अमेरिका का उदय हुआ, इंग्लैंड का श्रमिक दल का उदय हुआ जो कि साम्राज्यवादी नहीं थी, भारतीय राष्ट्रवाद को झेलने पर अंग्रेजों की विफलता हो गई क्योंकि अब दुर्बल हो चुके थे, भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ, वामपंथ का तेजी से उभरना क्योंकि मतलब यूएसएसआर का भी मतलब उदय हो चुका था, राष्ट्रमंडल का विकल्प आदि सब शामिल थे, ठीक है। तो यहीं पे आज क्लास को सीमित रखेंगे, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के संवैधानिक विकास विकास को देखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह थोड़ा सा, फिर पीछे से हमारा क्या होगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में भारत के संवैधानिक विकास चैप्टर नंबर 41, तैयार रहिएगा सभी लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं रात में सेट डिस्कशन में, रात में 10 बजे। थैंक यू। और जरा पता कीजिएगा केबीसी नैनो का किताब आया क्या।